नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो जो बायोलॉजी की जो सीरीज हमारी चल रही है उस सीरीज का ही अगला नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन एवं बायोमॉलिक्यूल्स। इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विविध प्रकार के जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जो जैविक अणु होते हैं, जिससे मिलकर जो है जीवों के शरीर की संरचना होती है, जीवों के शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि वे कार्बनिक अणु जिससे मिलकर जीवों का शरीर बना होता है, जीवों की कोशिकाएं, उनके ऊतक हो गए, टिश्यूज हो गए, तो उनको बनाने वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जैविक अणु कहते हैं। जैविक अणुओं में इस टॉपिक में हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा विटामिन के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम इन सभी जो है बायोमॉलिक्यूल्स को वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उसके पश्चात इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, जैसे रेलवे के एग्जाम्स हो गए, एसएससी के हो गए, या यूपी पुलिस वगैरह हो गए, यूपीएसआई वगैरह के, तो इस टॉपिक से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें। इस लेक्चर में जो भी हम थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उस थ्योरेटिकल पोर्शन को रीड आउट कर लेने के पश्चात जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं, पुटअप हो चुके हैं, तो उनको आप आसानी से सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। ठीक है, देखें इसमें, देखें पहले हम जानेंगे पोषण। पोषण क्या है, यानी कि न्यूट्रिशन क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखो, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन एक व्यापक विश्लेषण, एक कॉम्प्रेसिव एनालिसिस। यहाँ पर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो भी हम पोषक तत्व लेते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनको बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया है। द वन इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनको अभी हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखें, परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या है पोषण की? तो भोजन को ग्रहण करना और उसे ऊर्जा तथा शरीर के आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, चाहे वो कोई पेड़ पौधा हो या कोई जीव जंतु हो। सभी जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को अपने शरीर के विकास के लिए, यानी कि शारीरिक वृद्धि के लिए, एवं डे टू डे लाइफ में विविध प्रकार के कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की, एनर्जी की जरूरत होती है। ये जो ऊर्जा होती है, ये हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है, फूड से मिलती है। ठीक है, तो जीवों के द्वारा विविध प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की जो जैविक प्रक्रिया है, उसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण के माध्यम से ग्रहण किए गए भोजन से जीवधारी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ अपने शरीर की शारीरिक वृद्धि करते हैं। क्योंकि हमारा जो भी शरीर है, हमारे शरीर का जितना भी बॉडी वेट है, जिसको हम बायोमास कहते हैं, जैव भार कहते हैं, तो ये सब बना किसका है? बना तो इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स का है, जिसमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, वसा है। ठीक है, तो इन्हीं से मिलकर ये बना है। ठीक, तो ये पोषण की एक सामान्य सी क्या हो गई? परिभाषा हो गई। हालांकि एग्जाम में ये परिभाषा तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इसके बारे में हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। देखें, महत्व क्या है, या हम यूँ कहें कि हम पोषण क्यों लेते हैं, पोषण को लेने का हमारा पर्पस क्या है? तो हमने बताया शरीर की वृद्धि, यानी कि बॉडी ग्रोथ और ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो पोषण को ग्रहण करने के, मतलब पोषण करने के दो पर्पस हैं, एक तो बॉडी की ग्रोथ करना और प्लस जो है ऊर्जा को प्राप्त करना। ठीक है, तो ये हो गया पोषण के बारे में। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखें, यहाँ पे भी दे रखा है पोषण क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। परिभाषा देखें, सभी सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसका उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करने की जैविक प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करना और उसका उपयोग करके उससे ऊर्जा प्राप्त करना, साथ ही साथ उस भोजन का कुछ भाग जो है अपने शरीर में लगा देना, ताकि हमारे शरीर की नई नई सेल्स बने, ऊतक बने। ठीक है, नया मांस बने। तो इस तरीके से ये सब किसके अंतर्गत आएगा? पोषण के अंतर्गत आएगा। देखें, ईंधन, ईंधन का मतलब समझ रहे हैं, जैसे हमें भोजन से हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा जो हम प्राप्त करेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए? ईंधन चाहिए, फ्यूल चाहिए। ठीक है,
भाई जो भी फ्यूल होता है उस फ्यूल को, ईंधन को हम क्यों इस्तेमाल लेते हैं? ताकि हमें उससे ऊर्जा मिल सके। तो यहाँ पर ईंधन के रूप में हम किसको इस्तेमाल में लेंगे? ईंधन के रूप में हम इस्तेमाल में लेंगे ये सभी बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि जैविक अणु। कौन कौन से वो जैविक अणु हैं? तो देखें, पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा और चौथा है विटामिन एवं खनिज लवण। मेनली हमारे शरीर में 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, 5 प्रकार के जैविक अणु पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन। और छठे नंबर पे आ जाते हैं खनिज तत्व, ठीक है, जिसमें जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, आयरन वगैरह है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, ठीक है, जिंक वगैरह है। तो इस तरीके के हमको जो है खनिज तत्वों की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, लेकिन मेनली जो है यही हमारे 5 है और इन्हीं से जो है क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, इन्हीं से पूछे जाते हैं, ठीक। तो देखें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो हम ग्रहण करते हैं वो ऊर्जा के लिए होते हैं, ये एनर्जी के प्रमुख सोर्स हैं। प्रोटीन वृद्धि एवं विकास के लिए होते हैं, जो हमारा मतलब बायोमास होता है वो प्रोटीन का ही बना होता है, ठीक। और फैट का उपयोग जो है ऊर्जा भंडार में कर लिया जाता है। जो भी हम फैट लेते हैं, फैटी एसिड वगैरह, चिकनी चीजें जैसे तेल हो गया, घी हो गया, डालडा वगैरह हो गया, या विविध प्रकार के जो वनस्पतिक तेल हैं, प्लांट्स ऑयल हैं, तो वो हम सब किसके अंतर्गत आते हैं? वो सब वसा के अंतर्गत आते हैं। तो उनका उपयोग ऊर्जा भंडारण के लिए किया जाता है, एनर्जी स्टोर के लिए, यानी उनको स्टोर कर लिया जाता है, ठीक। और लास्ट में विटामिन और खनिज लवण, ये शरीर की सामान्य जो है वृद्धि के लिए, शरीर में जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं तो उनमें इन सभी तत्वों को बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में इनकी जरूरत पड़ती, बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, मिलीग्राम में, ठीक है। कुछ तो मिलीग्राम से भी कम में अमाउंट में चाहिए होते हैं डेली रिक्वायरमेंट, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए तो शरीर में जो है डेफिशिएंसी जो है डिजीजेस वगैरह उत्पन्न हो जाती हैं, डिसऑर्डर हो जाते हैं। जैसे विटामिन की कमी से जानते हैं, विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से, तो इसको हम आगे के लेक्चर में इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहे हैं पोषण के प्रकार, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो सभी जानते हैं पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हरे पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हम सभी जानते हैं कि नेचर ने उन्हें एक गुण दे रखा है कि उनके पास एक पिगमेंट्स है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं, पर्णहरिम कहते हैं। इस पर्णहरिम की सहायता से पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है, तो उनको स्वपोषी कहते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं उनको हम विषमपोषी कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी जीव जंतु आते हैं जिनको नेचर ने क्लोरोफिल नहीं दे रखा है, ठीक है। सभी हरे पेड़ पौधे, शैवाल हो गए, ठीक है। इसके अलावा कुछ जीवाणु जो होते हैं, जीवाणुओं के पास भी कुछ क्लोरोफिल से मिलते जुलते जो है क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिनको बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। तो उसकी सहायता से कुछ बैक्टीरिया, कुछ जो जीवाणु होते हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण करने में समर्थ होते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है, स्वयंपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफिक, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उदाहरण सभी हरे पेड़ पौधे। दूसरा है विषमपोषी, हेटेरोट्रॉफिक, ये दूसरों पर निर्भर है अपने भोजन के लिए, क्यों? ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इसमें भी 3 टाइप के आते हैं, ठीक है। कौन कौन से वो टाइप हैं देख लेते हैं जरा इनको जल्दी से। देखें, पहला है प्राणीसम यानी कि होलोजोइक। होलोजोइक निगल कर पचाने वाले मनुष्य, उनको कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जब हम अपना भोजन जो है निगल कर खाते हैं, हमें बक्कल कैविटी वगैरह होती है, भोजन को हम कंज्यूम करते हैं, उसको चबाते हैं, तो ऐसा जो पोषण कहलाता है उसको क्या कहते हैं? होलोजोइक, जैसे मनुष्य और अमीबा में। मृतोपजीवी, इसको कहते हैं सैप्रोफिटिक, इसमें जीवधारी सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से जो है भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कवक और बैक्टीरिया। कोई चीज़ सड़ रही है, गल रही है, ठीक है, घर में रोटी वगैरह, सब्जी वगैरह या अन्य कोई फूड प्रोडक्ट है तो उसको सड़ाने गलाने का जो काम करते हैं यही जो है कवक यानी कि फंजाई और बैक्टीरिया करते हैं। तो ऐसे जीवधारी जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण लेते हैं उनको मृतोपजीवी कहते हैं, सैप्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक। अच्छा, परजीवी का मतलब होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
ऐसा जो मतलब मोड लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको कहते हैं पैरासाइट। ये दूसरे जीव के शरीर से अपना भोजन लेते हैं, ठीक है, जिसमें अमरवेल हो गया, जू हो गया, ठीक है, मच्छर वगैरह हो गया, खटमल वगैरह हो गया, ठीक है, और जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी वायरस हैं, कवक हैं, जो हमें जो है तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं, तो वो सब परजीवी की, पैरासाइट की ही जो है कैटेगरी में आते हैं। हम लोगों में मलेरिया हो जाता है, डेंगू होता है, टाइफाइड होता है, तो ये सब इनके जो रोग कारक होते हैं वो सब कैसे हैं, दे ऑल आर पैरासाइट्स, ठीक है, हमारे शरीर में रहते हैं और हमें क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, अपना जो है पोषण विकास करते हैं और हमें हानि पहुंचा देते हैं। अमरवेल के बारे में जानते हैं, इसको जो है कसकुटा कहते हैं, डोडर प्लांट्स के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है, पीले रंग का इसका पतला तना होता है, दूसरे पौधे पर ये लिपटा रहता है, इसमें चूसकांग पाए जाते हैं, हॉस्टोरिया, तो उसके थ्रू ये जो है उस प्लांट की मतलब होस्ट प्लांट के तने में उनको प्रवेश करा देता है, पेनिट्रेट कर देता है, और पेनिट्रेट करने के बाद उससे जो है उसके जाइलम और फ्लोएम से जो है जल, खनिज लवण और पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करता रहता है, ठीक है, जिससे प्लांट्स की जो जिस होस्ट प्लांट है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक। तो ये पोषण में दो टाइप, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, ठीक है, इतना तो बेसिक जानकारी हो गई। ये ध्यान रखें, होलोजोइक, ठीक है, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, ठीक है। चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखें इसमें आगे है पोषक तत्व और पाचन तंत्र, ठीक है, पोषक तत्व और पाचन तंत्र, ठीक है। ये जो थोड़ी इसमें स्लाइड है, ये थोड़ा इसका कलर ऐसा है कि इसमें थोड़ी लाइट्स मतलब जो है एक्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको बताए दे रहे हैं, जो लिखा है वो लगभग सब क्लियर दिख रहा है। देखें, पोषक तत्व पाचन तंत्र यानी कि न्यूट्रिएंट्स एवं डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें पहली बार तो ये संतुलित आहार के बारे में जानेंगे, बैलेंस्ड डाइट। तो देखो बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि हमारा जो भी भोजन है सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम भोजन खाते हैं, तो वो भोजन हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमारे शरीर की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। यानी कि हमको कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, वसा मिल जाए, प्रोटीन मिल जाए और विटामिन मिल जाए। यानी कि हमारा भोजन ऐसा हो जो हमारी थाली आए, उस थाली में लगभग सभी न्यूट्रिएंट्स हों, ठीक है, कोई विटामिन की कोई कमी ना हो, कोई डेफिशिएंसी ना हो, सभी जो है मिनरल्स हों। तो ऐसा जो भोजन होगा उसको कहेंगे हम संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट, शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये एक बार यहाँ पे फर्दर इनको लिख दिया गया है, देखें, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इनके यहाँ पे पाचन के बारे में बताया गया है कि इनका पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन वाला जो लेक्चर होगा वो हमारा अलग होगा, जिसमें हम मनुष्य में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरा जानेंगे, उसकी क्या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और कौन किन किन अंगों में किन किन जो है बायोमॉलिक्यूल्स का डाइजेशन होता है, ठीक। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। देर तक जो रोटी हम खाते हैं, चबाते हैं, तो मीठी लगने लगती है, तो उसको भी हम अगले लेक्चर में डिफाइन करेंगे। प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, वसा का पाचन आमाशय से शुरू हो जाता है, आमाशय से ही। और विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता, विटामिन का कोई पाचन नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता है। विटामिन जैसे हम फूड के थ्रू कंज्यूम करते हैं, हमारी छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन की जो बाल होती है उसमें डायरेक्ट जो है इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। और ये मनुष्य का एक डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है। चलें अब आगे बढ़ते हैं, देखें, अब हम वन बाई वन करके इनको यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहले कार्बोहाइड्रेट, देन वसा, देन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल एंड उसके बाद विटामिन, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, तो इनके बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। चलिए, सही हो गया वो कंपाउंड। देखें, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को शरीर का ईंधन कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट बॉडी फ्यूल, ठीक है। देखें, ऊर्जा देने वाले यौगिकों को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। हम जो भी बायोमॉलिक्यूल्स खाते हैं, जो भी मतलब फूड खाते हैं, ठीक है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मनुष्य सहित अन्य प्राणियों के लिए एनर्जी के प्रमुख सोर्स हैं, स्रोत हैं, ठीक है। जो भी हम भोजन खाते हैं उसमें जैसे आलू है, ठीक है, आलू में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च है, मक्का है, चावल है, ठीक है,
और क्या नाम ये साबूदाना वगैरह है, ठीक है। इन सभी में क्या है, सभी में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं, स्वीट जो फूड होते हैं, वो सब क्या है, सब कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आते हैं। तो ये ऊर्जा देने वाले यौगिक हैं, एनर्जी कंपाउंड हैं, ठीक। उपनाम इनको हम शर्करा भी कहते हैं और ये हमारे लिए शरीर का ईंधन है, बॉडी फ्यूल है, ठीक है। हमारा भोजन जो है इस तरीके से डिजाइन किया गया है, सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी भोजन खाते हैं इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाता रहे। देखो रोटी खाओ, मतलब गेहूं का बना हुआ, चाहे रोटी खाते हैं, चाहे पराठे खाएं, चाहे पूरी खाएं, तो कुल मिला के क्या है, रोटी मतलब गेहूं जा रहा है, गेहूं का मतलब स्टार्च, स्टार्च का मतलब कार्बोहाइड्रेट। आलू क्या है, आलू जानते ही है, सब्जियों का राजा है, ठीक है। आलू भी ज़्यादातर जो सब्जियां बनती हैं उसमें आलू डाला जाता है, ठीक। चावल वगैरह बहुत सी जगह हैं जहाँ पे चावल खाया जाता है, ठीक है, जैसे अपने बिहार वगैरह है, तो यहाँ ऐसे कुछ राज्य हैं जिनमें चावल को प्रधानता दी जाती है फूड में। तो कुल मिला के हमारी जो थाली का भोजन है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसमें हमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता रहे, ठीक है। अच्छा, तो इनको हम शर्कराएं कहते हैं क्योंकि इनके छोटे अणु स्वाद में मीठे होते हैं। ये शरीर का ईंधन है, बॉडी फ्यूल है। कार्बोहाइड्रेट को इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। आगे इस बात को और डिस्कस करेंगे। कैलोरी मान इसका 1 ग्राम में 4.3 कैलोरी हमको प्राप्त होती है, ठीक है। जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, सेल्स के अंदर ले जाया जाता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, तो 4.3 कैलोरी हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। जीव शरीर में ऊर्जा को जो है कैलोरी में मापा जाता है, इस बात को जानते ही होंगे। इकाई देखें, यूनिट सैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड, स्पेशली जो है मोनोसैकेराइड जो है इसके निर्माण की एकलकी इकाइयां हैं। जो बच्चे बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं या जिन्होंने इंटर बायो से की है तो उनको ये चीज़ें आसानी से क्लियर आउट हो रही होंगी। बात बाकी जो बच्चे अन्य बैकग्राउंड से हैं तो वो भी जो है हमारे साथ जुड़े रहें, उनको भी ये चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। हालांकि ज़्यादा हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हम डिटेल में चले गए तो फिर एकेडमिक लेवल पे चले जाएंगे, 12th लेवल पे, तो इसलिए हम डिटेल में जाने से थोड़ा बचेंगे। हमें केवल यहाँ पे इतनी बातें डिस्कस करनी है जितने से हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं और हमारे जो आने वाले जो एग्जाम्स हैं, इनकमिंग एग्जाम्स हैं, उनमें भी हम इस टॉपिक से बेहतर कर पाएँ, ठीक है। अदरवाइज हम डिटेल में भी जा सकते हैं, डिटेल में जाने में कोई हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखें, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखें, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। द वन इज मोनोसैकेराइड, सेकेंड इज ओलिगोसैकेराइड एंड थर्ड इज पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कुछ और भी नाम दे रखे हो सकते हैं। देखें, कार्बोहाइड्रेट में पहला है सरल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट को ही हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स भी कह सकते हैं। देखो, इसके अंतर्गत मोनोसैकेराइड आते हैं, डाइसैकेराइड आते हैं, ठीक। मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो मोनोसैकेराइड हो गए, डाइसैकेराइड हो गए, ठीक। दूसरा है हमारा जो है ओलिगोसैकेराइड। होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की एक लकी इकाई को, जैसे आप मान लें इसकी जो एक लकी इकाई होती है, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं ग्लूकोज, क्या लिए ले रहे हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला जानते ही होंगे, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ठीक। ग्लूकोज अपने आप में एक मोनोमर है, ग्लूकोज अपने आप में एक मोनोमर है, एक मोनोसैकेराइड है, ठीक। अब जैसे इसका एक अणु हो गया वो मोनोसैकेराइड हो गए। अब इसी के दो से लेके अगर 10 तक अणु जुड़ रहे हैं, 2 से लेके 10 तक जुड़ रहे हैं तो उसको कहेंगे ओलिगोसैकेराइड। क्या कहेंगे, ओलिगोसैकेराइड कहेंगे, ठीक है। अगर जो है 2 से लेके 10 तक जुड़ रहे हैं, ग्लूकोज के ही नहीं, इसी प्रकार और भी ग्लूकोज से मिलते जुलते, जैसे ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, ठीक है, और भी हैं, ठीक है, और फ्रक्टोज वगैरह है, मैनोस है, इस तरीके से जो है मिलते जुलते होते हैं। तो जैसे 2 से लेके 10 तक जुड़ गए तो ओलिगोसैकेराइड। अब 10 से ऊपर कितने भी जुड़ जाएं, ठीक है, 10 से ऊपर कितने भी जुड़ जाएं, 10, 20, 100, 1000, 2000, 10,000, ठीक है, ये सब आ जाएंगे पॉलीसैकेराइड में। किसमें आ जाएंगे, पॉलीसैकेराइड में। पॉलीसैकेराइड के ही उदाहरण होते हैं हमारे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, काइटिन वगैरह है, तो इसके अभी आगे हम जानेंगे।
तो ग्लूकोज हो गया मोनोसैकेराइड, ठीक है। अगर इसमें 2 से लेकर 10 तक जुड़ गए तो ओलिगोसैकेराइड, और 10 से ऊपर है मोर देन 10 मॉलिक्यूल हैं एसोसिएटेड हैं आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो उनको हम पॉलीसैकेराइड कहेंगे। इसके उदाहरण ध्यान रखें, मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, मैनोस हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोस है, राइबुलोस है, कई सारे उदाहरण हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा इन पे जो है ध्यान देने की जरूरत नहीं है, केवल इतना इनके बारे में ध्यान रखें। ओलिगोसैकेराइड में ज्यादातर जो है अगर 2 जुड़ गए तो उनको डाइसैकेराइड कहते हैं, 3 जुड़ गए तो ट्राइसैकेराइड, 4 के लिए टेट्रा, इस तरीके से चलती रहती है कहानी। इसमें मोस्ट कॉमन जो है 2 वाले हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल वाले। इसमें हम लैक्टोज के बारे में जानेंगे, माल्टोज के बारे में, ठीक है, और सुक्रोज के बारे में जानेंगे। कार्बो जटिल में तुम्हारे आ जाते हैं ये स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और काइटिन है, तो ये 3 मेनली आते हैं। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा जो है बताया, ठीक है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे एक बात और बताना चाहेंगे, कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं मोनोसैकेराइड्स में, ठीक है। एक ऐसे होते हैं जिनमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, ठीक है, तो उनको एल्डो शुगर कहते हैं। एक ऐसे होते हैं जिसमें कीटो समूह पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? कीटो समूह पाया जाता है, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? कीटो शुगर कहते हैं। जैसे ग्लूकोज हमारा उदाहरण है वो एल्डो शुगर का है। फ्रक्टोज जो है फलों में पाई जाने वाली शर्करा है, वो हमारा कीटो शुगर का उदाहरण है। दोनों का फार्मूला सेम होता है C6H12O6, बस अंतर केवल क्रियात्मक समूह का होता है, फंक्शनल ग्रुप का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना ही काम का है, बात बाकी आगे बढ़ते हैं। देखें मोनोसैकेराइड के बारे में देखते हैं। यहाँ पे जैसा हमने बताया, जैसे ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के बारे में बताया C6H12O6, ठीक है, ऊर्जा का मेन सोर्स यही है। सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ज्यादातर यही हमारे शरीर में जाता है। ग्लूकोज भाई ग्लूकोन डी, गर्मियों में जो ग्लूकोन डी आता है, ठीक है, आप आइए एकदम जो वो ऐड दिखाते हैं, बच्चा गया एकदम स्कूल से पढ़ के उसने बैग फेंका एकदम, और माँ ने उसके जो है क्या पिलाया, गिलास में भर के ग्लूकोज पिलाया, एकदम एनर्जी ताकत आ गई, अब वो एकदम भागने लगा, एकदम दौड़ने लगा। तो वही वाले ग्लूकोज की बात हो रही है, ठीक। ग्लूकोज वही मरीज है, कोई पेशेंट है, उसमें बोतल लगा दी, एकदम बोतल में आराम से बोतल के थ्रू ग्लूकोज जा रहा है, ठीक। ग्लूकोन डी वाले बिस्किट्स भी आते हैं, ठीक है, तो ये वही वाला ग्लूकोज है। ये ब्लड शुगर है, ब्लड में हमारा यही रहता है, ठीक है, जो भी भोजन खाते हैं तो पाचन के थ्रू ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू फिर उसको कोशिकाओं में भेज दिया जाता है, और जो अतिरिक्त एडिशनल बचता है उसको लिवर में ले जाके और मांसपेशियों में ले जाके इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर कर लिया जाता है, ठीक। सोर्स इसके क्या है? रोटी में पाया जाता है, अनाजों में पाया जाता है, गेहूं है, मक्का है, चावल है, ठीक है, ये सभी क्या हो गए हमारे सोर्स हो गए। आलू है। कमी से बीपी की समस्या हो जाती है, अगर इसकी कमी हो जाए, अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एक निर्धारित अमाउंट से कम हो जाए तो इससे बीपी डाउन यानी कि लो ब्लड प्रेशर की समस्या खड़ी हो जाती है। आगे देखें फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज एक 6 कार्बन की जो है कीटो शुगर है। फ्रूट शुगर इसको कहते हैं, फलों में पाई जाने वाली शर्करा है, ठीक है, जो भी फल हम खाते हैं फ्रूट्स वगैरह, आम के सीजन मतलब आम खाते हैं तो आम मीठा मीठा होता है, तो उसमें फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अन्य भी जो फल वगैरह हैं तो उनमें पाई जाती है। गन्ने की शर्करा तो नहीं कह सकते हैं, गन्ने की शर्करा सुक्रोज होती है, उसमें वो एक डाइसैकेराइड है, एक अणु ग्लूकोज का होता है और एक अणु फ्रक्टोज का होता है, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है, अदरवाइज वहाँ पे सुक्रोज होती है। इस तरह होती है, फलों से मिलेगी। गैलेक्टोज देखें, गैलेक्टोज प्राकृतिक शर्करा है, ये प्राकृतिक रूप से शहद में पाई जाती है, जो हनी होता है तो हनी में प्राकृतिक रूप से गैलेक्टोज पाई जाती है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखें डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड के बारे में थोड़ा देखें। डाइसैकेराइड में क्या कह रहे हैं? डाइसैकेराइड में हमारे 3 बहुत फेमस हैं, एक है माल्टोज, एक है लैक्टोज और एक है सुक्रोज। माल्टोज को माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं और ये प्राइमरली जो है बादाम में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सेकेंड इज लैक्टोज, इसको हम मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, ये मिल्क में पाई जाती है, स्तनधारियों से जो मिल्क सिक्रीट आउट होता है तो उसमें ये पाया जाता है, मिल्क में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, इसीलिए इसका जो स्वाद होता है, मतलब जो मिल्क होता है वो हमको जो है हल्का हल्का मीठा लगता है। दूध और दूध के उत्पाद। सुक्रोज, इसको केन शुगर कहते हैं, गन्ने की शर्करा, या इसको टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि किस शर्करा को टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखें सुक्रोज को जानते हैं, ठीक है। अच्छा, माल्टोस एक डाइसैकेराइड है, इसमें 2 अणु ग्लूकोज के होते हैं, बात ध्यान रखें, 2 अणु ग्लूकोज के एक कोवेलेंट बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं तो माल्टोस बन जाती है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, ठीक है, एक अणु ग्लूकोज का होता है और एक अणु गैलेक्टोज का होता है, 6 कार्बन की दोनों शर्कराएं हैं। सुक्रोज में एक अणु ग्लूकोज का होता है और एक अणु फ्रक्टोज का होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखें पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में हमारे प्राइमरली आते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। देखो, स्टार्च पादपों का संग्रहित खाना, ये पादपों में संग्रहित होता है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो ग्लूकोज बनाते हैं उसको इन फॉर्म ऑफ स्टार्च मंड के रूप में स्टोर कर लेते हैं। इसको एमाइलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइलम। और इसको पचाने वाला जो बिकर होता है, डाइजेस्टिव बिकर या डाइजेस्टिव एंजाइम जो हमारे सिस्टम में पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उसको कहते हैं एमाइलेस, ठीक है। तो इसको एमाइलम कहते हैं, मंड कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्टार्च कहते हैं। तो पेड़ पौधे इसको इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो ग्लूकोज होता है उसको इन फॉर्म ऑफ स्टार्च जो है स्टोर आउट कर लेते हैं, ठीक है। जो भी उनके स्टोर करने वाले ऑर्गन्स हैं, जैसे फलों वगैरह में, बीज वगैरह में उनको स्टोर कर लिया जाता है। आलू में स्टोर कर लेते हैं। आलू का जो विकास होता है धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो वो क्यों बढ़ता रहता है? क्योंकि उसमें स्टार्च का कंटेंट लगातार बढ़ रहा है, ठीक। स्थान पौधों की जड़ों में ये स्टोर होता है, जैसे शकरकंद हो गया, ठीक है, शकरकंद में ये स्टोर होता है, डहलिया की जड़ों में स्टोर होता है, ठीक। विशेष तथ्य देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात देख रखी है। देखें, कैप्सूल का कवर स्टार, जो भी मेडिसिन में मतलब हम जब जो कैप्सूल खाते हैं तो कैप्सूल में जो उसका बाहरी कोट होता है, कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है वो स्टार्च का ही बना होता है। तो जैसे ही हम उसको मतलब अंदर इनगल्फ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो स्टार्च पर क्रिया हो जाती है एमाइलेस एंजाइम की, उस कोट पर प्लस पानी वाटर के थ्रू उसको जो है बहुत जल्दी डिसॉल्व कर लिया जाता है। तो कैप्सूल का जो कवर होता है वो स्टार्च का बना होता है, जो पेट में आसानी से घुल जाता है। ये देख पा रहे होंगे, स्टार्च का कैप्सूल है, जैसे उसको डालते हैं घुल जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें कि जो दवाइयों में जो कैप्सूल आते हैं उसका कोट किसका बना होता है? स्टार्च का। अगला पॉलीसैकेराइड है ग्लाइकोजन और काइटिन। देखें, सेलुलोज भी है, सेलुलोज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सेलुलोज, हाँ सेलुलोज भी है। देखें, सेलुलोज पहले देख लें। देखो, पॉलीसैकेराइड सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज। देखें, इस सेलुलोज भी क्या है? सेलुलोज जो है वो स्टार्च की तरह ग्लूकोज का पॉलीमर है। इट इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज के हजारों की संख्या में अणु आपस में ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं तो स्टार्च और सेलुलोज का निर्माण होता है। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? तो स्टार्च हमारा ब्रांच्ड होता है, यानी कि वो शाखित होता है, और जो सेलुलोज होता है वो अनब्रांच्ड होता है, उसमें शाखाएं नहीं होती। ग्लूकोज लीनियर एक रेखा में लगे रहते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टार्च जो है पेड़ पौधों में पाया जाता है, और नहीं, स्टार्च भी पेड़ पौधों में है, सेलुलोज भी पेड़ पौधों में है। जो ग्लाइकोजन हम डिस्कस करेंगे, ग्लाइकोजन जंतुओं में है, उसको हम जो है एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं। तो पेड़ पौधों में ग्लूकोज से स्टार्च बनाने के अलावा सेलुलोज भी बनाया जाता है। सेलुलोज पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति को बनाता है, सेल वॉल बनाता है। हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। ये विशिष्ट कैरेक्टर है पौधों की जड़ों का। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर ऑन अर्थ। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ये पदार्थ है, ठीक है। तो देखें, सेलुलोज के बारे में, कोशिका भित्ति प्लांट सेल इसी की बनी होती है। संरचनात्मक अंतर देखें, पौधे कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है, और मानव में जो कोशिका भित्ति, मतलब मानव में तो पाई नहीं जाती जंतुओं में, लेकिन जो कोशिका कला होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो मतलब लिपिड, प्रोटीन और जो है फास्फोरिक अम्ल, इन तीन से मिलकर बनी होती है। तो इसको हम फास्फोलिपिड या फास्फोप्रोटीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रोटीन प्लस लिपिड से मिलकर बनी होती है। बाकी सेलुलोज हमने बता दिया, आप इसके बारे में इतना ध्यान रखें, ये पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। ग्लूकोज का पॉलीमर है, पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति इसकी बनी होती है,
और रेसे, ठीक है, जितने भी रेसे होते हैं पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, पटसन हो गया, बान हो गया, सुतली हो गई, ठीक है, ये सब सेलुलोज के बने होते हैं, ठीक है। लकड़ी जो होती है, जो भी हम अपने घरों में फर्नीचर होते हैं, स्कूलों में जो फर्नीचरों पर बच्चे बैठते हैं या जो गेट होते हैं, तो वो लकड़ी जो होती है उसमें भी क्या होता है, प्रचुर मात्रा में सेलुलोज ही होता है, ठीक है। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखें। चलें, अच्छा, ग्लाइकोजन व क्राइटिन को देखते हैं। तो ग्लाइकोजन देखो, इसको हम जो है एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं। जिस तरीके से पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्लूकोज को इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं, वो इन फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर करते हैं, उसी प्रकार से जीव जंतु ग्लूकोज को इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर कर लेते हैं अपने लिवर और मांसपेशियों में। भाई आवश्यकता से ज़्यादा अगर हमने जो है कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लिया, ज़्यादा रोटी खा ली, ज़्यादा जो है आलू चला गया बॉडी में, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जितना ज़रूरत होगी उतनी तो मतलब ब्लड में आएगा, ब्लड में आने के बाद शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाएगा, अतिरिक्त जो बचेगा उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा लिवर और शरीर की मांसपेशियों में। वहाँ पर ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन किया जाएगा, ठीक है, पॉलीमराइजेशन करने के पश्चात उसको ग्लाइकोजन में बदलकर स्टोर कर लिया जाएगा निकट भविष्य में, ताकि भविष्य में अगर हमें मतलब जो है हंगर यानी कि भूखे रहें, ठीक है, भोजन टाइम से ना खा पाएं, तो वो स्टोर वाला जो भोजन जो है वो हमारे काम आ जाए। व्रत में देखा होगा जो लोग फास्ट करते हैं, तो फास्ट से पहले वो लोग ऐसा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच भोजन खाते हैं, ताकि उनके शरीर में ग्लाइकोजन यानी कि लिवर में और मांसपेशियों में जो पहले से मतलब अगर कैपेसिटी है तो उसमें थोड़ा स्टोर कर लें, ताकि पहले से हमारे जो है काम आ जाए, ताकि जब हम कल भविष्य में जब हम व्रत रहें तो वो वही वाला हमारे काम में आ जाए। व्रत के दौरान भी देखा होगा, व्रत के दौरान हम ज़्यादातर ऐसा ही फूड प्रेफर करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट रिच हो, ठीक है, आलू वगैरह हो गया, फल वगैरह हो गए, ठीक है, या अन्य कोई जो है ज़्यादातर ऐसा खाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट रिच हो, क्योंकि इस तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन देखें, मानव जंतुओं का संग्रहित खाना है, रिजर्व फूड ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल स्थान यकृत में। प्राइमरली इसका स्टोर होता है हमारे लिवर में, यानी कि जिगर में इसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। यकृत को जिगर भी कहते हैं, कि जानते थे आप ये बात, ठीक है, तो लिवर को जिगर भी कहते हैं, जिगर। अच्छा, काइटिन के बारे में देखें। काइटिन कीड़े मकोड़ों का बाहरी कंकाल जो एक्सोस्केलेटन होता है, इससे पहले लेक्चर हमने जो लिया उसमें बताया था कि आर्थ्रोपोडा संघ के जो कीड़े मकोड़े हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, उनका जो बाहरी ये जो आवरण आप देख पा रहे हैं, ये किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक है। तो काइटिन भी अपने आप में एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो स्लाइड में केवल इतना ही ध्यान रखें, ग्लाइकोजन और काइटिन। ग्लाइकोजन जो है वो जीव जंतुओं के द्वारा, मनुष्य के द्वारा ग्रहण किया जाता है, आवश्यकता से ग्रहण किए गए ग्लूकोज को इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर कर लिया जाता है। और काइटिन जो है वो कीड़े मकोड़ों का, आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु हैं, जो मतलब इंसेक्ट हैं, उनका बाहरी आवरण ये बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलीसैकेराइड में ये तो हो ही गया है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में इतना ध्यान रखें। अभी तक यहाँ से इतने ही क्वेश्चन जो है, इतने ही स्लाइड से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, बात बाकी जो भी है वो हमने बता ही दिया है। आगे हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन का आधार, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। प्रोटीन नेक्स्ट हमारा बायोमॉलिक्यूल क्या है, प्रोटीन देखें। प्रोटीन जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के प्रमुख सोर्स थे, प्रोटीन हमारे शरीर के संरचनात्मक मतलब जो है अणु है। हमारे शरीर की जो भी कोशिकाएं होती हैं, हमारा बायोमास है, ऊतक वगैरह है, ठीक है, ये ज्यादातर किसका बना होता है, प्रोटीन का ही बना होता है। कार्बोहाइड्रेट की तरह प्रोटीन भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा इनमें जो है नाइट्रोजन मुख्य रूप से पाया जाता है, नाइट्रोजन के बिना कोई भी प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो देखें, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इसको कहते हैं, ठीक। मूल इकाई देखें, एमिनो एसिड का, प्रोटीन के निर्माण की जो एक लकी इकाई होती है उसको हम एमिनो एसिड के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखें। मनुष्य में या पूरे लिविंग बर्ड में 20 प्रकार के या 22 प्रकार के जो है एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जिससे मिलकर प्रोटीन बनती है। आगे अभी डिस्कस करेंगे। तत्व कौन कौन से हैं, तो एमिनो एसिड इनके निर्माण की इकाई ऐसे समझ लें, जैसे एमिनो एसिड है, जैसे आप ऐसे मान लें जैसे घरों में हमारे दीवार है, दीवार के निर्माण की एक लकी इकाई क्या है, एक ईंट हो गई, ठीक। एक जो ईंट है वो इस दीवार के निर्माण की इकाई हो गई।
तो उन ईंटों को आपस में जोड़ा गया है मसाला लगा के। तो जब वो ईंटें आपस में जुड़ गई तो एक दीवार बन गई। उसी प्रकार से एमिनो एसिड को मान ले एक ईंट, इन्हीं ईंटों को आपस में जोड़ दिया जाएगा हजारों की संख्या में, ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे, प्रोटीन बन जाएंगे। उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट में हमने बताया मोनोसैकेराइड अणुओं को आपस में हजारों की संख्या में जोड़ दो तो जटिल पॉलीसैकेराइड जैसे सेलुलोज, स्टार्च, काइटिन और ग्लाइकोजन बन जाएंगे। आई बात समझ में? तो इसके तत्व ध्यान रखें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम भी हो सकती है कहीं कहीं पे जगह, लेकिन कैल्शियम बहुत कम, ठीक। प्राइमरली जो है नाइट्रोजन में मुख्य रूप से पाया जाता है ये नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का पाया जाना बहुत जरूरी है, नाइट्रोजन के बगैर कोई प्रोटीन है ही नहीं। इसके अलावा कुछ सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स होती हैं, उनमें सल्फर पाई जाती है, ठीक। अच्छा, कैलोरी मोल 1 ग्राम से 4.5 कैलोरी, ठीक है। कैलोरी को हम KCAL भी लिखते हैं, मतलब इतनी ऊर्जा हमको मिलती है 4.5 कैलोरी। कार्य शरीर की वृद्धि में ऊर्जा भी ये देती है, ठीक है। इसके अलावा घाव बढ़ती है, कहीं पे कोई इंजरी हो जाए, ठीक है, कहीं पे कोई टिश्यू डैमेज हो जाए तो वहां पर प्रोटीन्स का प्राइमरी रोल होता है, मतलब प्रोटीन्स मुख्य रूप से वहां पे अपनी भूमिका निभाती है। इसके अलावा हमारा जो भी बायोमास है, ठीक है, ये जो मास है ये सब किसका बना है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। अच्छा चलें, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है हमारे काम का। तो हमने देखो बताया एमिनो एसिड की संरचना। एमिनो एसिड को आप ईंट की तरह समझ लें, उदाहरण से ध्यान रखें, बहुत आसान हो जाएगा। कुल कितने हमारे सामने एमिनो एसिड है, 22 प्रकार के हैं, ठीक है। नॉर्मली 20 प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 और होते हैं जिनको आपस में जो है थोड़ा केमिकल मॉडिफिकेशन की तरह जनरेट कर लिया जाता है। तो टोटल 22 प्रकार के हैं, शरीर में निर्मित होते हैं 12, मतलब हमारी जो बॉडी होती है वो इनमें से 12 स्वयं बना लेती है। शेष जो रह जाते हैं 10, इनको हमें आहार से प्राप्त करना पड़ता है, ये हमको भोजन से प्राप्त होते हैं। जो भी हम डाइट लेते हैं तो हमें जो है भोजन से प्राप्त होते हैं। इस आधार पे 12 और 10 2 कैटेगरी इनकी बन गई। 12 हम स्वयं बना लेंगे, इसलिए ये हमारे लिए अनावश्यक हो गए, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हो गए। और जो 10 हैं वो हमारे लिए एसेंशियल है, मतलब आवश्यक है, इनको हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है। इन्हें हमें भोजन के थ्रू बाहर से लेना होगा। जो भी हम प्रोटीन रिच खाना खाएंगे उसमें प्रोटीन जाएगी, उसमें ये अमाइनो एसिड लगे होंगे, ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद उन्हें अमीनो एसिड को निकाल लिया जाएगा और अपनी प्रोटीन अपने शरीर के कार्य हेतु बनाने के लिए प्रोटीन बना ली जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ये पेप्टोज और अमीनो एसिड निर्माण, ठीक है। चलें, अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा, प्रोटीन का पाचन, यहाँ पे प्रोटीन के पाचन के बारे में थोड़ा यहाँ पे डिस्कस किया गया है, इसको ध्यान से देखें। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा डाइजेशन से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी इसको समझ लें, अभी नहीं आगे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो है ही, नहीं जान। तो ये प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर है। एक प्रोटीन को हमने जो है डाइजेस्ट किया है, या कैंची के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। कैंची यहाँ का मतलब ये नहीं कि हमारे लिविंग सिस्टम में कैंची है, कैंची से काटेंगे, कैंची का काम करेंगे ये बिकर, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेप्सिन, मोस्ट फेमस प्रोटीन को पचाने वाला एक बिकर है पेप्सिन, ध्यान रखें। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ठीक है, दूसरा ट्रिप्सिन है, तो पेप्सिन ध्यान रखें, ठीक है। पेप्सिन, पेप्सी मत कहना, पेप्सी से ध्यान रख सकते हैं, लेकिन होता पेप्सिन है, ठीक है। तो ये पेप्सिन प्रोटीन को क्या करेगा, छोटे छोटे मतलब जो है पेप्टोन्स में तोड़ देगा, पेप्टाइड्स में तोड़ देगा। तो ये देखो इसने छोटे छोटे इसके टुकड़े कर दिए। अब आगे काम करेगा इस पे ट्रिप्सिन, ये भी एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये फिर इसको जो है अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देगा। यानी कि जैसे यहाँ पर ये ऐसे करके जो है यहाँ पर अमाइनो एसिड ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे समझ लें, जैसे यहाँ पर ये अमाइनो एसिड ऐसे लगे हैं, तो ये सब बॉन्ड तोड़ दिए जाएंगे। जब ये सब बॉन्ड तोड़ जाएंगे तो यही जो है अमाइनो एसिड अलग हो जाएंगे। तो ये देख रहे हैं ये अमाइनो एसिड सभी हमारे अलग हो गए। तो 2 एंजाइम्स के थ्रू हमारे बॉडी में प्रोटीन का पाचन होता है, द वन इज पेप्सिन एंड सेकेंड इज ट्रिप्सिन। अच्छा, बच्चों में एक विकर और होता है रेनिन, कौन सा होता है, रेनिन, ये बच्चों में होता है, ये दूध में पाई जाने वाली केसीन प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। तो देखा होगा कभी कभार जब बच्चा दूध पीता है, उसकी माँ है, उसको जबरदस्ती, बच्चे का मन नहीं तो डांट के उसको जो है मार के धमका के उसको जब दूध पिला दिया जाता है तो बेचारा पी लेता है, क्या करे जो है। तो पीने के बाद जब उसका मन नहीं होता है, उसके सिस्टम में अभी थोड़ी जो है मतलब एक्टिव नहीं हुआ है, रेनिन की थोड़ी कमी है,
तो क्या होता है, बच्चे को उल्टी हो जाती है। उल्टी होती है तो दूध एकदम गाढ़ा गाढ़ा निकलता है, दही जैसा, ऐसा लग गया जमा जमा हुआ है, ठीक है। तो वो क्यों निकलता है, उस पर जो है रेनिन एंजाइम अपना वर्क कर देता है। जैसे सिस्टम में एंटर करता है मिल्क, रेनिन एंजाइम उस पर काम कर देता है और उसका पहले कर देता है स्कंदन, कोगुलेशन करता है। इसी वजह से वो जो दूध होता है वो थोड़ा मतलब फटा फटा टाइप का लगने लगता है, तो रेनिन एंजाइम वहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। चलिए अच्छा आगे देंगे पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। पेप्सिन अमाशय में होता है, पेप्सिन जो है अमाशय में पाया जाता है स्टमक में, ये स्पेशली जठर रस में पाया जाता है, ठीक है। जठर रस जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसको सिक्रीट आउट करती हैं, तो उसमें पाया जाता है। ये प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में तोड़ता है, ब्रेक्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स भी कह सकते हैं। ट्रिप्सिन अग्नाशय में, ठीक है, अग्नाशय में जो अग्नाशयी रस होता है उसमें है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है, कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखें प्रोटीन पाचक इस स्लाइड से कि कौन से दो प्रोटीन पाचक एंजाइम है, द वन इज पेप्सिन एंड सेकंड इज ट्रिप्सिन, ठीक है, ये ध्यान रखें। अच्छा ये जो पेप्सिन होता है ये अमाशय में और ट्रिप्सिन अग्नाशय में, ठीक है। प्रोटीन का पाचन हमारे अमाशय से ही शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा है जिसका पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। अब ये यहाँ पे कुछ संरचनात्मक प्रोटीन्स दे रखी हैं, कुछ फेमस प्रोटीन्स हैं, जैसे यहाँ पर हमारे बाल और नाखून। क्या आप जानते हैं कि हमारे जो बाल और नाखून होते हैं ये भी प्रोटीन के ही बने होते हैं, किसके बने होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं, ठीक है। इसमें केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, केराटिन प्रोटीन। हमारे जो हेयर मतलब हेयर हैं, ठीक है, हमारे बाल मतलब बाल हैं, नाखून हैं, इनमें केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। हड्डियों में ओसीन प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओसीन। इसीलिए हड्डियों की जो सेल्स होती हैं नॉन लिविंग सेल्स, वो लिविंग सेल्स होती हैं, उनको कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। हड्डियों की जो सेल्स होती हैं उनको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और जो हड्डियों से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं उनको ऑस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं, हड्डी विशेषज्ञ कहते हैं, ठीक है। अच्छा मांसपेशियों में दो प्रोटीन पाई जाती फेमस, एक का नाम है एक्टिन और एक का नाम है मायोसिन, ये ध्यान रखें। त्वचा में जो हमारी प्रोटीन पाई जाती है उसको हम कहते हैं कोलेजन प्रोटीन। कौन सी पाई जाती है, कोलेजन। हमारे शरीर में ज्यादातर जो प्रोटीन होती है वो कौन सी है, कोलेजन। कौन सी है, कोलेजन। कोलेजन के बाद अगर नंबर आता है तो केराटिन का। जैसे आप लोगों ने गाय भैंस वगैरह देखे होंगे तो ये कुंटल कुंटल में इनका वजन होता है, खूब इनमें मांस होता है। तो वो जो मांस होता है किसका बना होता है, प्रोटीन का। प्रोटीन में भी किसकी प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन का, इस बात को ध्यान रखें। जैसे सड़कों पे जो है मतलब सांड आट वगैरह घूमते रहते हैं तो खूब हैवी होते हैं, ठीक है, कुंटलों में वजन होता है, तो उनका जो मांस होता है वो किसका बना है, कोलेजन प्रोटीन का बना होता है, इस बात को ध्यान रखें। और मनुष्य में भी जो हमारा मांस होता है, ठीक है, त्वचा के जस्ट नीचे जो है सेल्स जो पाई जाती हैं, सेल्स के बीच बीच में जो स्पेस होता है उसमें ये फाइब्रस प्रोटीन कोलेजन पाई जाती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो ये कुछ फेमस प्रोटीन हो गए, इनके बारे में ध्यान रखें। जैसे हड्डियों में ओसीन, त्वचा में कोलेजन और मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। और हमारे बालों और नाखून में कौन सी पाई जाती है, केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं शरीर के प्रोटीन रक्त और यकृत में। कुछ और प्रोटीन्स के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे रक्त प्रोटीन, रक्त में भी कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो ब्लड के क्लॉटिंग में, ब्लड के जमने में मदद करती हैं। जैसे एक है थ्रोम्बिन, एक कौन सी है, थ्रोम्बिन प्रोटीन हो गई, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, ये सब हमारे रक्त में पाई जाती ब्लड प्रोटीन्स हैं। हेपेरिन, इट इज ए एंटीकोगुलेंट, ये हमारे ब्लड को जमने से रोकती है। बाई चांस कोई धमनी मतलब अंदर से क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसमें कहीं पे कोई थक्का ना जम जाए इसका जो है, ताकि जो है ब्लड का फ्लो रुक जाए, तो ऐसी कंडीशन में हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ये हेपेरिन पाई जाती है, जहाँ पर भी बाई चांस जो है बन गया है तो हेपेरिन वहाँ पहुँच के उसको गला देगी थक्के को। इसका निर्माण यकृत में होता है, कहाँ होता है, यकृत में होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं उनको कहते हैं हिपैटोसाइट्स। क्या कहते हैं, हिपैटोसाइट्स कहते हैं। और हिपैटोसाइट्स जो सेल्स होती हैं वही बनाती हैं हेपेरिन, ठीक है, तो हेपेरिन इसको बनाती हैं। तो यकृत में बनता है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता है, प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी, ठीक है, यकृत में इसका निर्माण होता है। जैसे ये देखो यहाँ पे बना हुआ बेहतरीन डायग्राम के थ्रू इसको दर्शाया गया है। ये हेपेरिन है, ये कहाँ से बन के आया, हमारे लिवर से, ठीक है, जिगर से बन के आया है।
हेपेरिन का सोर्स है। तो इसको ध्यान रखें, मानव शरीर के रक्त में उपस्थित जो है प्रतिस्कंदन रोधी या रक्त को जमने से रोकने वाली प्रोटीन कौन सी है? हेपेरिन है। ठीक है, और ये रक्त प्रोटीन्स हैं, थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है। ठीक है, ये ब्लड के थक्के को जमाने वाली प्रोटीन है। तो ये कोगुलेशन प्रोटीन है, ये एंटीकोगुलेंट्स प्रोटीन है। ठीक है, ये जमाती हैं और ये जमने से रोक देती हैं। तो इस बारे में आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा अगला ये है प्रोटीन की कमी से होने वाले कुछ रोग। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, तो यहाँ पर देखें भाई, प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक होता है क्वाशियोरकर, एक होता है मेरेस्मस, दोनों में अंतर है। ठीक है, क्वाशियोरकर में क्या होता है, इसमें प्रोटीन की कमी होती है, केवल और केवल प्रोटीन की कमी होती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी, कैलोरी की कमी नहीं होती, यानी ऊर्जा मिलती रहती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन शरीर को कैलोरी मिलती रहती है। थोड़ा हिंदी टाइपिंग में यहाँ पर मिस्टेक है, तो उसको थोड़ा मैनेज करें। हम बताए दे रहे हैं, पहचान इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखें, पेट बाहर निकल आता है, पॉट बेली। ठीक है, इसमें देखो बच्चे का ये पेट बाहर निकल आया, शरीर में पानी भर जाता है, इसको कहते हैं एडीमा। कहीं पे भी शरीर में सूजन आ जाए तो उसके लिए एक साइंटिफिक टर्म है जिसको हम एडीमा कहते हैं। ठीक है, हाथ पैर सूज जाते हैं, हल्के बाल हल्के लाल हो जाते हैं, त्वचा फटने लगती है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। मेरे समझ में प्रोटीन और कैलोरी दोनों कमी होती है, यानी कि प्रोटीन की भी कमी है प्लस ऊर्जा भी नहीं मिल पा रही है। इससे शरीर दिन पर दिन कैसा होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा। ठीक है, पतला होता चला जाएगा, हड्डियां साफ दिखाई देती हैं, शरीर जो है सूख जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, दोनों में अंतर है। क्वाशियोरकर केवल प्रोटीन की कमी से होता है, इसमें ऊर्जा को लेकर कोई दिक्कत नहीं, ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती रहती। और मेरेस्मस में क्या होता है, प्रोटीन प्लस कैलोरी ऊर्जा की दोनों की कमी होती है। ठीक है, क्वाशियोरकर में सूजा हुआ शरीर, मेरेस्मस में सूखा हुआ शरीर। ठीक है, चलिए अच्छा आगे देखते हैं, तो स्लाइड खाली है। अगला जो हमारे सामने जो बायोमॉलिक्यूल है वो कौन सा, फैट है। फैट के बारे में देखते हैं। संरचना, बसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, इसमें फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल आते हैं। बसा का मतलब ऐसे समझ लें, जो भी हम बसा दो प्रकार की होती है, एनिमल फैट एंड प्लांट फैट। एनिमल फैट में घी हो गया, डालडा हो गया, ठीक है, चर्बी वगैरह हो गई, सुअर की चर्बी, अन्य जंतुओं की चर्बी, तो वो एनिमल फैट में आता है। प्लांट फैट में ये तेल हो गए, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, ठीक है, अरंडी का तेल, सूरजमुखी का तेल, तरह तरह के जो तेल आते हैं, नारियल का तेल, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे वनस्पति तेल में आते हैं, सब ये फैट हैं। ठीक है, चिकनी वाली चीजें ऐसे आप समझ लें। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें कार्बन की एक लंबी श्रृंखला पाई जाती है, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, ये ध्यान रखें। दूसरा बात इसमें ये ध्यान रखें, इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला पाई जाती है, इसको हम ज्यादा नहीं, जैसे ये समझ लें, ये इनकी क्या होती है, संरचना होती है। ठीक है, यहाँ एन का मान जो है 2 से लेके जो है 30 या 32 तक हो सकता है। ठीक है, जब भी होगा सदैव इवन नंबर में होगा, सम नंबर में होगा। जैसे यहाँ पे ये 2 लगे होंगे, 4 लगे होंगे, 6, 8, ठीक है, 10, इस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उनको कहते हैं फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड कहे जाते हैं। अच्छा, इनमें ये जो पूरी चैन होती है ये वाटर में अघुलनशील होती है। ठीक है, जल में घुलती नहीं है, इसीलिए जो तेल होते हैं या जो भी एनिमल फैट है या प्लांट फैट है, जो भी हमने बताया अभी, वो सब वाटर में इनसोल्यूबल है, वाटर में घुलते नहीं है, दे ऑल आर हाइड्रोफोबिक। अच्छा, साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में जो चीज़ पानी में नहीं घुलती है उसके लिए एक साइंटिफिक टर्म इस्तेमाल में लेते हैं जिसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फोबिक का मतलब होता है एक तरीके से डर से, फोबिया। जैसे देखा होगा कि पागल कुत्ता अगर काट ले तो उसमें एक रोग होता है हाइड्रोफोबिया। कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिया। वो एक वायरस की वजह से होता है, रेबीज वायरस जो होता है वो हमारे ब्रेन पर, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट अटैक करता है। तो उससे क्या होता है, उससे हमें हाइड्रोफोबिया होता है, उसमें पानी से डरने लगने लगता है। डॉग वगैरह होते हैं, डॉग को भी ये होता है, तो डॉग जो है जिनको हो जाता है तो वो पानी से डर के भागते हैं। ठीक है, पानी नहीं पीते हैं, भोजन नहीं खाते हैं, धीरे धीरे कमजोर होकर वो ऐसे ही मर जाते हैं। अदरवाइज किसी को मार लें तो वायरस उनमें चले जाते हैं, वो भी इन्फेक्ट हो जाते हैं, उनको हाइड्रोफोबिया हो जाती है। ठीक, टॉपिक पे आ जाओ तो साइंटिफिक साइंस में जो पानी में नहीं घुलता उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक, जो घुल जाए
उसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक। तो ये ज्यादातर हमारे सभी कैसे जल में अघुलनशील। चले संरचना है इसमें बसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर बनते हैं। दूसरी विशेषता देखें, ये जल में अघुलनशील, जल में कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं। दे ऑल आर हाइड्रोफोबिक होते हैं। कैलोरी मान देखें तो 1 ग्राम से हमको सबसे ज्यादा कैलोरी मिलती है। समझ पा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट से नहीं, वसा से नहीं, वो प्रोटीन इतनी नहीं जितनी हमको किससे मिलती है? फैट से। फैट से 9.3 कैलोरी मिलती है 1 ग्राम को अगर हम यूज करें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, उसका ऑक्सीडेशन करें ले जाके विद इन सेल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें इनसे मिलती है। कार्य देखें, ऊर्जा प्रदान करना इनका काम होता है, ऊर्जा प्रदान करना। जो भोजन हम खाते हैं उसमें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है कार्बोहाइड्रेट को। सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ली जाएगी। कार्बोहाइड्रेट कम है, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया है, तो दूसरा नंबर आएगा फैट का। फैट भी नहीं है तो फिर तीसरा नंबर आता है प्रोटीन का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनका यूज किया जाता है एनर्जी यूटिलाइजेशन में। बाद बाकी विटामिन को एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल में नहीं लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें बंधन। संतृप्त वसा 2 प्रकार की ये फैटी एसिड होते हैं, जो हमने बताया। जैसे अगर सभी कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्डेड हैं, सभी कार्बन परमाणु एकल बंधों द्वारा जुड़े हैं, तो उनको संतृप्त वसा कह देंगे। इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, नो डबल बॉन्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझ लें, जैसे ये हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, इस तरीके से मतलब उदाहरण दे रहे हैं, ये कोई वो नहीं है। तो इसमें देखो सभी कार्बन परमाणु एकल बंधों द्वारा जुड़े हैं। ठीक है, तो कोई डबल बॉन्ड नहीं, नो डबल बॉन्ड, इसीलिए संतृप्त है। और इसका उल्टा कर दो, असंतृप्त हो जाएगा, मतलब एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड हो। ठीक है, अवस्था देखें, कमरे के तापमान पर ये ठोस, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो संतृप्त वसा होती है ये कमरे के तापमान पर सॉलिड हो जाती है। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत ज्यादातर एनिमल वसा आती है, जैसे डालडा है, घी वगैरह हो गया, तो ये जम जाते हैं। ठीक, और हमारे लिए संतृप्त वसा जो है हमारे हेल्थ के लिए जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी नहीं, इसीलिए इनको हम कम कंज्यूम करते हैं। घी है, डालडा है। ठीक है, ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं जो है वनस्पति तेलों को, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उनको पचाना जो है आसान रहता है। ठीक, उनसे कोलेस्ट्रॉल कम बढ़ता है, इनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। गलनांक इनका उच्च होता है। प्रभाव उच्च कोलेस्ट्रॉल, ये मतलब इनसे कोलेस्ट्रॉल हमने बताया, इनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए इनको कम कंज्यूम करते हैं, ज्यादातर उनको प्रेफर करते हैं। उदाहरण घी हो गया, डालडा हो गया, नारियल तेल। नारियल तेल अपवाद में आता है। ठीक है, हालांकि ये प्लांट से मिलता है, लेकिन इस नारियल तेल में भी संतृप्त वसा होती है। तो संतृप्त वसा में आप इतना ध्यान रखें कि संतृप्त वसा में उपस्थित बसीय अम्लों में सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। दूसरा, ये कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, इनके गलनांक कुछ होते हैं, और इनका ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभदायक नहीं होते हैं। देख रहे हैं, हार्ट के लिए ये लाभदायक नहीं है, हार्ट बना हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। उदाहरण घी और डालडा, ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या है? अगला कह रहे हैं असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट। इसका उल्टा करते हैं, देखो वनस्पति तेल, सोयाबीन तेल, ये सब इसके क्या है उदाहरण है। इसमें क्या है, इसमें जैसे कार्बन कार्बन के मध्य कहीं पे जो है डबल बॉन्ड लगे होंगे। ठीक है, जैसे ये CH2, ठीक है, ये CH2, यहाँ पे ये CH। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया असंतृप्त वसीय अम्ल। ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 1 और मोर देन 1 डबल बॉन्ड। ठीक, अवस्था कमरे के तापमान पे तरल रहेंगे। कोई भी तेल जमता है, कितनी भी ठंड पड़े, भाई सोयाबीन हो चाहे सरसों का हो, कोई भी तेल जमता नहीं है। ठीक है, गलनांक इनका कम होता है, और शरीर पर इनका कोई प्रभाव, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाते हैं, इनको हम खा सकते हैं। लेकिन फैट जो है वास्तव में शरीर के लिए जो है कमी खाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। उदाहरण देखें, सोयाबीन तेल है, वनस्पति तेल है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाते हैं, तो ज्यादातर इन्हीं को हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। देखो संरचना बनी हुई। ठीक है, चलें अच्छा आगे देखें, तो इसमें ये ध्यान रखें। अगला आ जाओ न्यूक्लिक एसिड। अगला चौथे नंबर का जो हमारे सामने बायोमॉलिक्यूल है वो कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड। देखें, बायोपॉलीमर्स जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल।
ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल वास्तव में हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल के दो टाइप होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए, ठीक है। और न्यूक्लिक अम्ल का काम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए नहीं है, न्यूक्लिक अम्ल कभी भी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल में नहीं लिए जाते हैं। इनके दो काम हैं, जैसे डीएनए का काम होता है अनुवांशिक लक्षणों को स्टोर करके रखना, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना, ठीक। इसके अलावा आरएनए का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना, जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो उसमें आरएनए भाग लेता है, जो 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है। अभी आगे जानेंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा जो है डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। तो बायोपॉलीमर्स हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये स्टोर करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? बायोपॉलीमर्स, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, हमारे कोशिका के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको न्यूक्लिक कहाँ से लिया गया? एसिडिक नेचर के होते हैं, तो इसीलिए इनको नाम दिया गया है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। टाइप देखें, टाइप ये डीएनए दो टाइप के होते हैं, द वन इज डीएनए, सेकंड इज आरएनए। डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मींस राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे। चले आगे बढ़े। केमिकल कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखें। डीएनए और आरएनए केमिकल कंपोजिशन बिल्डिंग ब्लॉक्स, न्यूक्लियोटाइड्स के 3 पार्ट्स। ये जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर हैं। न्यूक्लियोटाइड्स इनके लिए ईंट का काम करती है। किसकी तरह काम करती है? ईंट की तरह, ठीक है। जैसे दीवार ईंटों से मिलकर बनी होती है, उसी प्रकार से न्यूक्लियोटाइड के कई अणु हजारों संख्या में जुड़ते हैं, तो हमारे बनते हैं न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए। इस बात को ध्यान रखें। इसमें न्यूक्लियोटाइड अपने आप में स्वयं एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। इसमें एक नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस 5 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो हम बता दे रहे हैं। देखो है 5 प्रकार के, पाए जाते हैं 4 ही प्रकार के, 4 प्रकार के डीएनए में और 4 प्रकार के आरएनए में। जैसे डीएनए में मिलेगा एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। आरएनए में क्या करो? आरएनए में एक काम करो, थाइमिन की जगह ले आओ यूरेसिल, और बाद बाकी वही रहने दो। तो ये वाला पेयर ध्यान रखें, ठीक है। डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन और आरएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन पाया जाता है। 4 प्रकार के ये पाए जाते हैं। पेंटोस शर्करा पाई जाती है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शर्करा, ठीक है। राइबोस शर्करा जो होती है उसके सेकेंड कार्बन से एक ऑक्सीजन हट जाए तो वो डीऑक्सीराइबोस में चेंज हो जाती है। फॉस्फेट ग्रुप होता है H3PO4, ठीक है। तो फास्फोरिक अम्ल होता है। तो एक एक अणु सबका जब जुड़ता है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये देखो शुगर है, ठीक है। शुगर से ये बेस जुड़ा है और बेस से हमारा ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, तो ये पूरा न्यूक्लियोटाइड बन गया अभी, ठीक है। ये डीएनए आप शामिल नहीं करना चाहिए था, तो इनको एक बना लिया। अब इन्हें हजारों संख्या में जोड़ते रहेंगे, बन जाएगा डीएनए आरएनए हमारा, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल सभी जानते हैं, 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक है, एक्सरे विवर्तन प्रयोग द्वारा जो है डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल मतलब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को बताया कि जो डीएनए होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड और उसके टाइप। अच्छा, डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए हमारा सिंगल स्टैंडर्ड होता है। 3 टाइप का आरएनए होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ये चित्र बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे इनके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं, क्या है इनके फंक्शन, ठीक है। देखें, व्हाट डू न्यूक्लिक एसिड डू? न्यूक्लिक एसिड करते क्या है? तो डीएनए का काम है स्टोर द जेनेटिक कोड, यानी कि आनुवांशिक लक्षणों को स्टोर करके रखना, ठीक है। ये इंग्लिश में स्लाइड है, कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं, हम हिंदी में बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कार्य? डीएनए का कार्य है आनुवांशिक सूचनाओं को स्टोर करके रखना, ठीक है। आनुवांशिक सूचनाओं को स्टोर करके रखना, ये डीएनए का काम है, जेनेटिक कोड को स्टोर करना। क्रिएट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो है एमआरएनए के थ्रू जो है साइटोप्लाज्म तक भेजना, ताकि वैसी प्रोटीन बन सके।
डीएनए को कोशिका का राजा कहा जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, डीएनए राजा है। कोशिका में किस समय कौन सी प्रोटीन बननी है, इसका डिटर्मिनेशन, इसका निर्धारण कौन करता है, डीएनए। डीएनए के पास ये सभी सूचना स्टोर है कि कोशिका में कौन सी प्रोटीन बननी है, ठीक है। डीएनए से क्या होगा, लो यहाँ बता देते हैं, डीएनए से बनेगा एमआरएनए। क्या बनेगा, एमआरएनए। एमआरएनए आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, एमआरएनए से बन जाएगी प्रोटीन। क्या बन जाएगी, प्रोटीन। यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा, राइबोसोम्स की मदद से यहाँ पे प्रोटीन बना ली जाएगी। जैसी प्रोटीन बनेगी वैसा एक जेनेटिक ट्रेट हमको देखने को मिलेगा। आई बात समझ में, जैसी प्रोटीन बनेगी। तो हमारे आनुवंशिक लक्षण को कौन निर्धारित कर रहा है, ये डीएनए। तो डीएनए को किंग ऑफ सेल कहा जाता है। डीएनए स्वयं नहीं चल के आता है कि केंद्रक में बैठा है स्वयं चल के आ गया, उसने सूचना भेज दी, एमआरएनए के माध्यम से अपना दूत भेज दिया है कि जाओ और सूचना लेके ये प्रोटीन बनवाओ। जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे तो उनके संदेश भाग हुआ करते थे, तो वो उन्हें जैसे एक राजा से कहीं और मैसेज भिजवाना है तो वो दूत के थ्रू क्या करते थे, मैसेज अपना जो है सेंड कर देते थे, ठीक है, स्वयं नहीं जाते थे, तो सूचना पहुंच गई। उसी प्रकार से यहाँ होता, देखो यहाँ पे दे भी रखा है, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए निर्माण की क्रिया अनुलेखन कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है, अनुवादन कहलाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, आरएनए का वर्क होता है हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना, ठीक है। तीनों प्रकार के एमआरएनए प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। इसके अलावा जो है टेक्स्ट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू मेक प्रोटीन, इसके अलावा ये मतलब सूचना लेके आता है, ये बात दे रखी है इंग्लिश में, ठीक है। तो इसके अलावा आरएनए कुछ वायरसों में जो विषाणु होते हैं उनमें एज ए जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है, क्योंकि वायरसों में एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है, या डीएनए होगा या आरएनए होगा। इस आधार पर वायरस दो प्रकार के होते हैं, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। जो कोरोना वायरस आया था महामारी, उसमें आरएनए वायरस था वो, ठीक है। तो एक ही होता है। तो जिनमें डीएनए नहीं है तो उनमें आरएनए है, तो उनमें फिर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा। विषाणु के जो भी कैरेक्टर होंगे वो सब उसके आरएनए में ही होंगे, अदरवाइज जो डीएनए वायरस है तो उसमें डीएनए में ही होंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे लिखा है वही हमने यहाँ पे बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखें। अगला कह रहे हैं विटामिन और पोषण। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं विटामिन और विटामिन के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। विटामिन के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा लाइट को लेके देखें, तो लेके हाँ सही है, चलिए अच्छा देखें। तो यहाँ पर हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन क्या होते हैं जानते ही हैं कि विटामिन भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक पोषक तत्व हैं। हालांकि इनको हमें बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, मिलीग्राम में चाहिए, लेकिन इनका जो है हमारे भोजन में होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर इनकी हमारे शरीर में कमी हो जाए तो तरह तरह के डेफिशिएंसी डिसऑर्डर वगैरह क्रिएट हो जाते हैं। जैसे जानते ही होंगे विटामिन ए की कमी कौन सा होता है, रतौंधी रोग होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे। देखें तो विटामिन के बारे में इस मतलब जो है स्लाइड्स में जाने। देखो पोषण का वर्गीकरण। पोषण का जो वर्गीकरण होता है, प्राइमरली जो पोषक तत्व लेते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। द वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। सामान्य भाषा में ऐसा समझ ले, जो पोषक तत्व हमें अधिक मात्रा में चाहिए, ठीक है, ग्राम में चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए, पर डे चाहिए और ज्यादा मात्रा में चाहिए, वो हमारे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि बृहद पोषक तत्व। और जो कम मात्रा में चाहिए, मिलीग्राम में चाहिए, ठीक है, वो हमारे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से आते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आते हैं, ठीक है। ये तीन सुबह से लेकर शाम तक यही हम खाते हैं, तो ये हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, ठीक है। ये हमें कम मात्रा में चाहिए विटामिन और खनिज तत्व। इनका कार्य है रोगों से सुरक्षा प्रदान करना और उपापचयी क्रियाओं में भाग लेना। अच्छा, प्रोटीन जो होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। प्रोटीन का काम क्या है, शरीर में हमने बताया शरीर की संरचना करना। कार्बोहाइड्रेट का काम और वसा का काम क्या है, ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है कार्बोहाइड्रेट और फैट सबसे ज्यादा मात्रा में, फिर हमें प्रोटीन और उससे कम हमें विटामिन और मिनरल्स चाहिए। तो पिरामिड के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है।
यहाँ पे देखें महत्वपूर्ण तत्व, विटामिन से कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती। जो विटामिन हम कंज्यूम करते हैं उनसे हमें किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। 5 प्रकार के बायोमॉलिक्यूल्स हमने बताए हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन। लास्ट वाले विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल हटा दें, इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती। ऊर्जा हमको यही 3 देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। प्राइमरली प्रेफर किया जाता है कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट के बाद सेकंड नंबर आता है फैट का। फैट नहीं है तो फिर तीसरा नंबर आता है प्रोटीन का। ठीक है, तो ये केवल शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए अनिवार्य हैं। अगर इनकी कमी हो जाए तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर में जो उपापचय क्रियाएं चलती हैं, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस चलती हैं, तो उनमें तरह तरह के विकर भाग लेते हैं। बहुत से विकरों को अपना कार्य करने के लिए इन विटामिन की जरूरत होती है। तो जब उनको विटामिन नहीं मिलेगा तो वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे, उपापचय क्रिया वो नहीं चल पाएगी। अगला देखें कुछ इनके इतिहास और खोज के बारे में देखें, हिस्ट्री एंड डिस्कवरी देखें। खोजकर्ता थे हम्पकिंस। खोजकर्ता कौन थे? हॉपकिंस। कौन थे? हॉपकिंस। और इनका जो नामकरण किया है फंक नामक वैज्ञानिक ने किया है। द टर्म विटामिन इज गिवन बाय फंक। फंक ने ये जो है टर्म दिया है। ठीक है, तो खोजकर्ता हम्पकिंस थे और नाम जो दिया था वो फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया है। और इनका जो नाम दिया गया है वो दिया गया वाइटल प्लस एमीन, जीवन के लिए आवश्यक जो है पोषक तत्व। मूल अवधारणा देखें, वाइटल माने जीवन, एमीन माने आवश्यक रसायन, तो जीवन के लिए आवश्यक रसायन, इसीलिए इनको मिला के विटामिन कहा गया। ठीक है, ये एल और ये हटा दिया तो विटामिन हो गया। कार्य उपापचय का नियंत्रण, उपापचय क्रियाओं नियंत्रित करते हैं। कमी से प्रभावहीनता जनित रोग हो जाते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेज हो जाती हैं। चले आगे बढ़े। विटामिन भी 2 प्रकार के होते हैं, द वन इज वाटर सॉल्युबल एंड सेकंड इज फैट सॉल्युबल। वाटर में जो घुल जाएंगे वो हमारे कौन से हो जाएंगे? हाइड्रोफिलिक हो जाएंगे, और ये हमारे हो जाएंगे हाइड्रोफोबिक। वसा में घुलनशील 4 हैं, याद रखें। जो है इसकी ट्रिक है कीडा। ठीक है, KEDA। ठीक है, या इनको ऐसे हम जब ऐसे लिखते हैं तो ADEK, लेकिन इनकी ट्रिक बन जाती है पीछे से कीडा हो जाता है, तो इसीलिए इनको ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो ये ट्रिक आप ध्यान रखें। चलिए, अच्छा, तो वसा में घुलनशील कौन से हैं? वसा में घुलनशील ध्यान रखें, विटामिन A, D, E और K। ये 4 विटामिन कैसे हैं? वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, और इसमें आ जाते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स वाले हो गए जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ठीक है, ज्यादा जो है भावुक नहीं हो जाना है, B4 नहीं होता है। ठीक है, B1 विटामिन B1, B2, B3। ठीक है, B5, B6, B7, B8 नहीं होता है, B9 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये विटामिन हमारे आते हैं। एक विटामिन और आता है जो बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का तो नहीं है लेकिन वाटर में सॉल्यूबल है, इसको कहते हैं विटामिन सी। खट्टे फलों में पाया जाता है, सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक, तो जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन सी विशेषता शरीर में ये जमा नहीं होते हैं, नॉट स्टोर्ड। मूत्र द्वारा प्रतिदिन इनको सर्जित करते रहते हैं, और जो भी भोजन लेते हैं पर डे उसके हिसाब से ये जाते रहते हैं, प्रतिदिन इनकी जरूरत पड़ती है। वसा में घुलनशील यकृत में और वसा ऊतकों में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर इनकी जो है मतलब इनको पर डे जो है इनकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, लेकिन इनकी पर डे हमको जरूरत पड़ती रहती है। चले आगे पढ़ते हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम जानेंगे वसा में घुलनशील विटामिन 4 हैं, तो पहले उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उनका रासायनिक नाम क्या है, वो हमको कहाँ से मिलते हैं, और उनकी कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, ये जानेंगे। इतना ही हमारे जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखें विटामिन ए के बारे में देखें। विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम ध्यान रखें, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है। ठीक है, कैरोटीन से ड्राइव्ड होता है। इसको आगे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में तो नहीं, हमारी जो अगली जो सीरीज चल रही है जनरल साइंस की उसमें एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कार्य दृष्टिवर्णक विजुअल पिगमेंट है, रोडोप्सिन का निर्माण करता है। हमारी जो आंखों की आइज की जो सेल्स होती है रॉड एंड कॉन सेल्स, तो रॉड जो सेल्स होती हैं रॉड सेल्स में एक प्रोटीन पाई जाती है ऑप्सिन। कौन सी पाई जाती है? ऑप्सिन। तो ऑप्सिन और प्लस ये विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए मिलके जो है प्रोटीन बनाता है रोडोप्सिन। कौन सी बनाता है? रोडोप्सिन।
ये एक आंखों में पाई जाने वाली प्रोटीन है, ठीक है। इसकी कमी से विजुअल पिगमेंट्स, इसको कहते हैं, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, रात में देखने में कठिनाई आती है, ठीक है। तो ये रोडोप्सिन प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है। सोर्स गाजर, ठीक है, हरी पत्तेदार जो भी सब्जियां होती हैं उनसे मिलता है। गाजर है, सुनहरे चावल हैं, ठीक है, सुनहरे चावल इनको बनाया गया है साइंस के द्वारा, उसमें विटामिन डी मतलब विटामिन ए को जो है बनाने वाला जीन इंट्रोड्यूस कराया गया, बेस्ट सोर्स है, ठीक है। पीले फल जितने भी होते हैं जैसे आम है, पपीता है, दूध वगैरह है, हरी सब्जियां हैं, ये सब जो है इसके क्या है, सोर्स हैं, ठीक है। रासायनिक नाम और डेफिशिएंसी से होने वाला रोग, ज़्यादातर यही दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। कहाँ से मिलता है, क्या खाना चाहिए, ये सब नहीं पूछा जाता, आप बस इसको ऐसे ही पढ़ लें। अब देखो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, डेफिशिएंसी डिजीजेस देखें। सामान्य दृष्टि देखने, अगर हमारी मतलब आंखों में विटामिन ए की कमी नहीं है तो हमको ये जो चित्र है ऐसा हमको ऐसा दिखेगा, नॉर्मल विजन है। और अगर जो है विटामिन ए की कमी हो गई, इसका मतलब रतौंधी हो गई, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, रात का अंधापन हो गया, तो हमें ये ऐसा दिखेगा। समझ पा रहे हैं? इसमें देखें हमारी आँख कैसी हो गई, कॉर्निया, आइरिस वगैरह, ठीक है, स्क्लेरा वगैरह, ये सब कैसा हो गया, इस तरीके का हो गया है। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, इसको जो है निक्टेलोपिया भी कहते हैं, कम प्रकाश में दिखाई ना देना। शलाका कोशिकाओं, रॉड सेल्स की कार्यदक्षता में कमी आ जाती है। जीरोथैल्मिया, कॉर्निया का शुष्क हो जाना, ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया। आंसू ग्रंथियां, यानी कि जो लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं, आंसुओं को बनाने वाली जो ग्रंथियां होती हैं हमारी आइस में, हमको क्या कहते हैं, लैक्राइमल ग्लैंड्स कहते हैं, तो वो सूखने लगती है, उनमें ड्राइनेस होने लगती है, ठीक है। तो ये इसमें ये अलग है, जीरोथैल्मिया में ये कंडीशन आती है, ठीक है, ये अलग कंडीशन है। चलें अच्छा आगे देखते हैं। अगला है विटामिन डी। अगला जो बसा सोल्यूबल है वो कौन सा है, विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में जैसा हमने बताया है, जनरल साइंस की एक सीरीज में हमने एक बेहतरीन जो है लेक्चर लिया है। विटामिन डी के बारे में हमने डिस्कस किया है कि क्या वास्तव में हमें सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। तो जिन बच्चों ने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है, वो लेक्चर हमारा देख सकते हैं, उसमें हमने साइंटिफिक तरीके से बात को डिटेल से समझाया है कि क्या कारण है कि हम कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। चलो अच्छा इस पे आ जाते हैं। रासायनिक नाम देखें, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसका एक नाम कैल्सीट्रायोल भी है। क्या नाम है, कैल्सीट्रायोल, ठीक है। तो इसका एक नाम और भी लिख सकते हैं, इसका नाम है कैल्सीट्रायोल। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में ये पार्टिसिपेट भाग लेता है, इसीलिए कैल्शियम से कैल्सी ले लिया है। ट्राई मीन्स तीन, ठीक है, ओल का मतलब OH, तीन OH समूह होते हैं, 3 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं इसकी संरचना में, इसीलिए इसका नाम रखा गया कैल्सीट्रायोल। उपनाम सनशाइन विटामिन कहते हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी जो स्किन होती है, डर्मल और एपिडर्मल सेल्स में जो मौजूद 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है उसको चेंज कर लिया जाता है सूर्य के प्रकाश की सहायता से, तो इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। और ये एक हार्मोनेसियस हार्मोन है, मतलब विटामिन है, हार्मोन की तरह काम करता है हमारे लिविंग सिस्टम में, ठीक है। तब देखें कमी से रोग, देखो कमी से बड़ों में, एडल्ट्स में होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, और बच्चों में, चिल्ड्रंस में क्या होता है, चिल्ड्रन में होता है रिकेस्ट। क्या होता है, रिकेस्ट। रिकेस्ट में क्या होता है, बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। और बड़ों में, एडल्ट्स में क्या होता है, एडल्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियो मीन्स होता है हड्डियां, क्योंकि हड्डियों की जो सेल्स होती हैं उनको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, तो वहां से ले लिया ऑस्टियो। और ऑस्टियोमलेशिया, हाँ ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, तो ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें हड्डियों में छोटे छोटे पोर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पोर। तो ये देख पा रहे हैं कि हड्डियां वीक हो गई हैं, हड्डियों में छोटे छोटे देख रहे हैं ये छिद्र हो गए हैं। तो एडल्ट्स में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है, इसमें हड्डियां कमजोर होकर छिद्र युक्त हो जाती हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो छोटों में विटामिन डी की कमी से रिकेस्ट होता है, बड़ों में, एडल्ट्स में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक। चलें सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल, ये दूध यहाँ से हमको मिलता है। चलें आगे बढ़ें। विटामिन ई के बारे में देखें, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। क्या है, टोकोफेरॉल। इसका जो उपनाम है सौंदर्य विटामिन कहते हैं, ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। जो भी फेस वॉश वगैरह आते हैं तो उसमें देखना, उसमें लिखा होता है विटामिन ई रिच,
विटामिन ई उसमें देते हैं क्योंकि ये हमारी त्वचा को क्लीन रखता है, त्वचा में दाग धब्बे वगैरह या पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं तो उनको ये रोकता है। एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। त्वचा की जो सेल्स होती हैं उनमें इन्फ्लेमेशन को रोकता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से ही हमारी त्वचा में पिंपल्स वगैरह, दाने वगैरह, फोड़े फुंसी वगैरह निकलते हैं, तो इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, कोशिकाओं की सुरक्षा करता है। कमी से रोग कौन से होता है, तो इसका कोई हालांकि वैसा नाम तो नहीं है एक टर्म का। इसके सिम्टम्स आते हैं जैसे बांझपन, इनफर्टिलिटी हो जाती है, जनन क्षमता में कमी, समय पूर्व बुढ़ापा, प्रीमेच्योर एजिंग। सोर्स अंकुरित अनाज, वनस्पति तेल और बादाम। अगला है विटामिन के। नेक्स्ट जो फैट में सोल्यूबल विटामिन है वो कौन सा है, विटामिन क्यू। इसको कहते हैं फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन जो है विटामिन के का केमिकल नेम है, ये ध्यान रखें। इसका काम होता है रक्त का थक्का जमाना। अगर इसकी ब्लड में कमी हो जाए तो रक्त का थक्का आसानी से नहीं जमता है, क्योंकि रक्त के थक्के को बनाने में इसका विशेष रोल है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं थक्का बन रहा है। ठीक है, प्लेटलेट्स जो होती हैं वो इसी पर्पज से इवॉल्व हुई हैं। ठीक है, जहाँ पे भी रक्त का थक्का बनाना होता है प्लेटलेट्स वहाँ पहुँच जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। उन्हीं को धागों से, धागे मतलब प्रोटीन, जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिन प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन है, तो ये सब प्रोटीन जो है बांध के पूरा जो है उसको थक्का बना देती है। समझ लो जैसे कहीं पे कोई कपड़ा वपड़ा फट गया तो वहाँ पे हम रफू करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं, रफू करा लेते हैं। तो वैसे ही कर लो, वहाँ पे जो ब्लड वेसल फट गई तो ये रफू कर दिया गया वहाँ, तो थक्का जम गया है। ठीक, रक्तस्राव देखें, हेमरेज हो जाता है, चोट लगने पर खून का ना रुकना, इस कंडीशन को कहते हैं हेमरेज। अगर लगातार ब्लीडिंग होती रहे तो इस कंडीशन को हेमरेज कहते हैं। जब इसकी कमी होती है तो नहीं जमता, हेमरेज हो जाएगा। नो क्लोटिंग ऑफ ब्लड। टमाटर, सोयाबीन, हरी सब्जियां हाथ के व्यक्ति खुद ही पड़ जाए। ठीक है, अगला देखें विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन, हाइड्रोफिलिक विटामिन है। इसका साइंटिफिक नेम ध्यान रखें, एस्कॉर्बिक एसिड इसका साइंटिफिक नेम है। कमी से इसका रोग होता है स्कर्वी रोग, इस बात को ध्यान रखें। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। ये चित्र आप देख पा रहे होंगे, मसूड़ों में क्या है, खून आने लगता है। ठीक, ये इसकी संरचना बनी हुई है, केमिकल स्ट्रक्चर। और ये खट्टे फलों में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट जैसे आंवला है, नींबू है, मौसमी है, मौसमी वगैरह। ठीक है, संतरा वगैरह है, खट्टे फलों में पाया जाता है। आंवले में पाया जाने वाला जो विटामिन सी होता है वो नष्ट नहीं होता गर्म करने पर। अन्य फलों में अगर विटामिन सी है, अगर उसको बाई चांस गर्म किया गया, हीट किया गया, तो वो उसकी संरचना डिस्टॉर्ट हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन आंवले में पाया जाने वाला विटामिन सी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसकी केमिकल स्ट्रक्चर में थोड़ा क्रियात्मक समूह में अंतर होता है, इस वजह से थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। विशेषता ताप संवेदी, देखो लिखा है हीट सेंसिटिव, पकाने पे नष्ट हो जाता है। प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है, नींबू में, संतरा में, खट्टे फलों में ये पाया जाता है। अब आ जाओ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले, जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं। देखें कौन कौन से हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन, संरचना देखो नाइट्रोजिनस होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन पाई जाती है। इतने आते हैं बी कॉम्प्लेक्स में, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो इनको और जल्दी से हम यहाँ पे कवर किए कर लेते हैं। मुख्य कार्य देखें, कोशिका की उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं, नर्वस सिस्टम के संचालन में मदद करते हैं और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं। पहला हम पढ़ते हैं विटामिन B1। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन या थियामीन इसको कहते हैं। ठीक है, थियामीन इसको कहते हैं, इंग्लिश में सही लिखा है लेकिन हिंदी में मिस्टेक है। कमी से रोग होता है बेरी बेरी। कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। लक्षण, तंत्र का तंत्र कमजोर हो जाता है, मांसपेशियों में लकवा हो जाता है। ठीक है, और हृदय गति जो है इससे क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। विशेष कारण देखें, पॉलिश किए हुए चावल, अल्कोहल के अधिक सेवन से B1 नष्ट हो जाता है। तो जो व्यक्ति पॉलिश किए हुए चावल, अल्कोहल का अधिक सेवन करते हैं तो उसमें इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अल्कोहल की वजह से हमारी जो इंटेस्टाइनल सेल्स होती हैं वो उसको सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। मूंगफली, बिना पॉलिश वाले दालें, ठीक है, यकृत, सूखी मिर्च में ये पाया जाता है। सभी विटामिन के रासायनिक नाम और उनके उपनाम, कमी से रोग, ये ध्यान रखें। कहाँ से पाए जाते हैं ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा विटामिन B2 देखें। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। इसका उपनाम है येलो विटामिन। क्या नाम है, येलो विटामिन। कमी से रोग होता है चिलोसिस। क्या कहते हैं,
चिलोसिस या किलोसिस कहते हैं, ओट के किनारे इससे कटने फटने लगते हैं, ये देख पा रहे हैं, ओट के किनारे इससे जो है कटने फटने लगते हैं, ठीक है। अच्छा, आंखों का लाल हो जाना, आंखों में रेडनेस आ जाती है, ठीक है। त्वचा का रूखापन, क्रैकिंग ऑफ स्किन, त्वचा में जो है मतलब क्रैकिंग हो जाती है, ठीक है। स्रोत, डेयरी उत्पाद, हरी सब्जियां और मांस। तीसरा है विटामिन B3 नियासिन। नियासिन जो होता है वो होता है NADP और NAD, ठीक है, ये होते हैं नियासिन, निकोटिनिक एसिड। कमी से रोग होता है बालों का सफेद होना, व्हाइटनिंग ऑफ हेयर समय से पूर्व, ठीक है, प्रीमेच्योर हेयर जो होते हैं वो व्हाइट हो जाते हैं। मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन, बुद्धि का कमजोर हो जाना। पैलाग्र, त्वचा का संक्रमण, त्वचा का संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। गन्ना, टमाटर, मूंगफली से हमको ये मिलता है। विटामिन B5, विटामिन B5 का केमिकल नेम ध्यान रखें, इट इज द पेंटाथोनिक एसिड। हिंदी में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है लेकिन इंग्लिश में एकदम करेक्ट लिखा है, पेंटाथोनिक एसिड, ध्यान रखिए। कमी से रोग, कोई वैसा नाम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन जो सिम्टम्स आते हैं उनको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। देखो, जिनका नाम है उन्हीं के ज्यादातर पूछे भी जाते हैं, ठीक है, जिनके केवल सिम्टम्स हैं तो उनके विषय में थोड़ा कम पूछा जाता है। थकावट है, दुर्बलता, फटेज यानी कि वीकनेस, जल्दी बीमार पड़ना, फ्रिक्वेंट इलनेस, जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाना। फायदे, शरीर की ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है, ठीक है, और त्वचा को स्वस्थ रखता है, हेल्थी स्किन एंड हेयर। स्रोत ये तुम्हारे लिखे हैं, इनका आप सेवन करें तो आपको प्रचुर मात्रा में क्या मिलेगा, विटामिन B5 मिलेगा। विटामिन B6 देखें, पायरिडॉक्सिन, क्या नाम है, पायरिडॉक्सिन इसका जो है केमिकल नेम है। कमी से रोग, खून की कमी हो जाती है, एनीमिया, खून की कमी हो जाती है विटामिन B6 की कमी से। और कॉन्व्यूल्यूजन यानी कि लगातार इसमें दौरे पड़ते हैं। हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, नंबनेस, ठीक है, हाथ पैर सूजन आ जाती है इसकी कमी से। स्रोत दाल है, केला है, आलू है, चिकन है, मछली वगैरह इससे मिलता है। और ये पायरिडॉक्सिन की यहाँ पर संरचना बनी हुई है। विटामिन B7 देखें, बायोटीन, बायोटीन बालों का झड़ना, हेयर लॉस, त्वचा संक्रमण होता है, स्किन इन्फेक्शन, और लेथर्जी एंड तुम्हारे फटे जाती स्रोत ये हैं। तो ये सब स्लाइडें यहाँ पे लगी हैं, इनको आप बार बार एक दो बार इनको रिवाइज करेंगे, सब मेमोरी बेस्ड डेटा है। आप इसको 2-3 बार घर पे एक बार रिवाइज कर लेंगे तो मेमोरी पे ये डेटा जाके सेव हो जाएगा। अदरवाइज ये एक समय के बाद हमारे माइंड से ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं, तो इनको 1-2 बार देखना पड़ता है, ठीक। विटामिन B9, फॉलिक एसिड, विटामिन B9 और विटामिन B12, ये जिन लोगों में ब्लड की कमी हो जाती है, कमजोरी वगैरह, वीकनेस, तो उनमें जो है इसके जो टॉनिक दी जाती है, ठीक है, ताकत की जो टॉनिक दी जाती है, तो इसमें विटामिन B9 और विटामिन B12 दोनों होते हैं। देखना घर पे अगर आए कभी कभार तो दोनों मौजूद होते हैं, क्योंकि ये एनीमिया को दूर करते हैं, ठीक है, ब्लड को, ब्लड फॉर्मेशन के जो रेट है उसको बढ़ा देते हैं। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड इसका नाम है, फॉलिक एसिड। कमी से रोग, अविकसित जो है भ्रूण, बर्थ डिफेक्ट, अगर कोई मतलब जो है फीमेल जो है प्रेग्नेंट है तो उसमें अगर जो है इसकी कमी हो जाए तो भ्रूण का विकास जो है प्रभावित हो सकता है। रक्त अल्पता, एनीमिया हो जाती है। कमजोरी और थकावट यानी कि वीकनेस और फटेज। हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, बीन्स, हरी मटर, संतरा और अंडे, तो ये ध्यान रखें, ठीक है। रासायनिक नाम विटामिन B12 का कोवैलामीन, इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स विटामिन इन ऑल विटामिन। सभी विटामिन में इसकी संरचना सबसे जटिल होती है, सबसे बड़ा विटामिन है, देख लें ये संरचना इसकी बनी हुई है, ठीक है। विटामिन B12, कोवैलामीन, कमी से रोग होता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, एनीमिया इसकी कमी से आ जाती है, ठीक है, फैटेज एंड वीकनेस, वही कमजोरी, तब तो ये दिए जाते हैं, ठीक है। और मांस वगैरह, मछली, अंडे, दूध से बने प्रोडक्ट से हमको ये सब मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया विटामिन B12 के बारे में, ठीक है। चलें, अच्छा, अब यहाँ पर कुछ केमिकल्स नेम ऑफ विटामिन दे रखे हैं रिकॉल करने के लिए 1 स्लाइड में। यहाँ पे केवल रासायनिक नाम दे रखे हैं, तो ये एक लर्निंग स्लाइड है, इसको आप लर्न करें, घर पे जो है स्वयं जो है कर सकते हैं, अदरवाइज एक बार हम इसको रीड आउट किए देते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन B1 का थियामीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन या निकोटिनिक एसिड, B5 पेंटाथोनिक एसिड, B6 पैरिडॉक्सिन, पैरिडॉक्सल या पैरिडॉक्सामीन भी इसको कहते हैं, ठीक है, अदर नाम है इनके, डिटेल में हो जाए। B7 बायोटीन इसको कहते हैं। विटामिन B9 फॉलिक एसिड या फोलेट कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल या कैल्सीट्रायोल। विटामिन के को कहते हैं फाइलोक्विनोन। तो ये पूरी एक लिस्ट है, मेमोरी बेस्ड डेटा है, तो इसको आपको स्वयं जो है मेमोरी में अपने सेव
करना होगा, अदरवाइज हमने ये लिस्ट प्रोवाइड करा दी। अब क्या है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस जो रह गए हैं उन क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइम काफ़ी हो गया है, लगभग जो है 1.5 घंटे का वीडियो होने वाला है। तो अगले जो लेक्चर हमारा होगा इसी पर होगा, उस पर हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, रेलवे वगैरह, एसएससी, यूपी पुलिस वगैरह में जो भी जो है इस टॉपिक से क्वेश्चंस बन चुके हैं और जिनके निकट भविष्य में आने की संभावना है उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को पूरा अटेंड कर लेने के पश्चात इन क्वेश्चंस को आप हवा में यूं ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलें, अच्छा, तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो, ठीक है, अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अप टू डेट जो है हमारे इस चैनल पे, आपके इस चैनल पे जो भी जो है लेक्चर आते हैं, चाहे वो मैथ के हों, सुमित सर के हों, चाहे हमारे साइंस के हों, आने वाले समय में रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे जल्दी, तो वो आपको जो है अप टू डेट होता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में इसी के PYQ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए, ठीक है। ओके।